नमस्कार। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मौर्य साम्राज्य की चर्चा के क्रम में हम सबसे महान सम्राट अशोक तक पहुंच चुके हैं। अर्थात आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ साथ संपूर्ण विश्व के समकालीन सबसे महान सम्राट अशोक के विषय में आज चर्चा करेंगे। सम्राट अशोक का जो आरंभिक जीवन है बड़ा ही रोचक है। कहते हैं कि बिंदुसार के 16 रानियों में एक सुभद्रांगी थी और इसी सुभद्रांगी के गर्भ से अशोक का जन्म हुआ। बिंदुसार अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन उसी समय पिंगल नामक एक ज्योतिष ने यह भविष्यवाणी कर दी कि बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक ही सम्राट बनेगा। बिंदुसार के मृत्यु के उपरांत लगभग 272 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट बना और कुल मिलाकर के 232 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक भारत का राजा रहा। मित्रों, अशोक के लिए आरंभ में कई नाम आया है, जैसे चंडाशोक, बीताशोक, कामाशोक वगैरह वगैरह। कहते हैं कि आरंभ में अशोक बौद्ध ग्रंथ के हिसाब से बड़ा ही क्रूर था, अत्याचारी था, हत्यारा था। उन्होंने लगभग अपने 99 भाइयों की हत्या कर दिया। मात्र एक भाई को उन्होंने जिंदा छोड़ दिया, जो उसका अपना सगा भाई। बाकी 99 की बात जो हम किए, सौतेला भाई था अशोक का। मित्रों, अशोक 272 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और 4 वर्षों तक निरंतर वे उत्तराधिकार के युद्ध में लगे रहे और अंततः 268 ईसा पूर्व में अर्थात 4 वर्षों के उपरांत अशोक विधिवत तौर पर अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक कराने के उपरांत अशोक ने अपने पूर्वजों से प्राप्त साम्राज्य में और अधिक विस्तार करने की चेष्टा की और इसी क्रम में लगभग 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। कलिंग अर्थात उड़ीसा का क्षेत्र। कहते हैं कि बिंदुसार के काल में प्रायः कलिंग मौर्य साम्राज्य से अलग हो चुका था और इसीलिए अशोक ने कलिंग का विजय अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य समझा। सम्राट अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया तो भीषण कलिंग के युद्ध हुए और इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक लोग घायल हो गए। जब इस रक्त रंजित मैदान को अशोक ने देखा, उसका दिल दहल गया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया और युद्ध को उन्होंने व्यर्थ समझने लगा। इन समस्त बातों की जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। मित्रों, अशोक के जीवन का एक परिवर्तन बिंदु कलिंग का युद्ध था, क्योंकि कलिंग युद्ध के साथ ही उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया। कहते हैं कि अशोक कलिंग की लड़ाई के उपरांत बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उन्हें अपने भतीजा न्योग्रोध से मिली थी। मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन का काल आता है। आप उस काल को, उस समय को कितना समझ पाते हैं, ये आपकी क्षमता, ये आपकी विवेक, ये आपकी बुद्धि और यह
आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अशोक को प्रायः कलिंग युद्ध ने झकझोर के रख दिया। उन्हें ऐसा लगा कि जीवन का अंतिम उद्देश्य युद्ध नहीं, हिंसा नहीं, मारकाट नहीं, रक्त रंजय नहीं, बल्कि शांति है। और इसी के साथ उन्होंने शस्त्र का त्याग किया और शांति दूत के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब आप न समझें कि अशोक ने सत्ता का त्याग कर दिया या कलिंग को छोड़ दिया। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के उपरांत जब बौद्ध धर्म को अपनाया, उन्होंने धम्म यात्रा की शुरुआत की और इस धम्म यात्रा के तहत उन्होंने लगभग उन तमाम जगहों की यात्रा किया जिसका संबंध किसी न किसी रूप में महात्मा बुद्ध के साथ था। अशोक बुद्ध गया की यात्रा किया, अशोक बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी की यात्रा किया और इसी प्रकार बाकी जगहों यात्रा की। और चुके हुए स्थल बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ था, कुछ न कुछ उपहार उस क्षेत्रवासियों को अवश्य दिया। जैसे लुम्बिनी की अगर बात हम लोग करें तो लुम्बिनी में उन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया और भूमि कर को पहले की तुलना में काफ़ी कम कर दिया। मित्रों, बौद्ध धर्म अशोक का व्यक्तिगत धर्म था। उन्होंने कभी भी इस धर्म को राजधर्म बनाने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने हमेशा जनता को अपने इच्छा से अपना धर्म चुनने और उस धर्म का पूरी तरह से पालन करने की छूट दी और राज्य की ओर से उन्हें हर संभव सहायता भी प्रदान किया। अशोक बौद्ध धर्म को वैश्विक धर्म बनाने की चेष्टा की और इसी के तहत उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के विस्तार हेतु श्रीलंका भेजा और उनके प्रभाव में आकर श्रीलंका नरेश ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बन गया। मित्रों, अशोक के कई अभिलेख से हमें उनके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की स्पष्ट प्रमाण मिलता है। उन्होंने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जैसे बुद्ध, धम्म और संघ में पूर्ण आस्था व्यक्त किया। मित्रों, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया, साथ ही उन्होंने एक नए धर्म की अवधारणा दी और उस धर्म का नाम है अशोक का धम्म। धम्म पाली भाषा का शब्द है, संस्कृत रूपांतरण इसका धर्म होता है। और अशोक का जो धम्म है वो बौद्ध धर्म ना होकर बल्कि सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों, सामाजिक और नैतिक जो नियम होते हैं उसका संग्रह अशोक का धम्म है। अशोक के धम्म की परिभाषा बौद्ध ग्रंथ राहुलोवाद सुत्त और सिंगलोवाद सुत्त से मिलता है। अशोक का जो धम्म है, इसके तहत अशोक स्वयं परिभाषा देता है, खुद प्रश्न करता है कि यंग चू धम्मे, धम्म क्या है, और इसका उत्तर देते हुए खुद लिखता है कि आप सिनवे बहु कयाने सचे सोचिए माधवे साधवे दया दाने। अर्थात व्यक्ति को पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए, कल्याणकारी कार्य करना चाहिए, दया और दान की भावना रखना चाहिए। अशोक ने बौद्ध धर्म को दो भागों में बंटने से रोका था। कहते हैं कि उन्होंने धम्म के विकास हेतु भी बौद्ध धर्म की तरह ही अपने धम्म को परिभाषित किया और कहा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए
यानी कि धम्म का जो सकारात्मक पक्ष है, इसमें कहा उन्होंने कि व्यक्ति को माता पिता की सेवा करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, दया और दान की भावना रखना चाहिए। और इसी प्रकार उन्होंने, अशोक ने अपने धम्म के नकारात्मक पहलू का भी चर्चा किया और कहा कि हर व्यक्ति को लोभ, क्रोध, घृणा, द्वेष आदि जैसी बातों से दूर रहना चाहिए। अशोक अपने प्रजा के अहलौकिक और पारलौकिक सुख की कल्पना की और बताया उन्होंने कि व्यक्ति के क्या क्या करने से मृत्यु के उपरांत उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और क्या नकारात्मक काम करने से उन्हें नरक की प्राप्ति होगी। और इसके लिए उन्होंने तरह तरह की झांकियों के माध्यम से अपनी प्रजा को प्रेरित किया। मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास का एकमात्र शासक अशोक है जिन्होंने अपनी प्रजा को अपने पुत्र की संज्ञा दिया। उन्होंने कहा कि सभी प्रजा हमारी संतान है और कोई हमसे डरे नहीं, वो धम्म का पालन करे। मित्रों, अशोक ने अपने धम्म के माध्यम से लोगों को चरित्रवान, नैतिकतावान, उदार, पारदर्शी बनाने की चेष्टा किया। अशोक अपने धम्म के कारण से ही विश्व इतिहास में महान शासकों में अपनी जगह बनाई। अशोक जियो और जीने दो का नारा दिया और ऐसा करने वाला वह संसार का पहला शासक था। जितनी क्षमता, जितनी ताकत, जितना पराक्रम अशोक के पास था, यदि अशोक चाहता तो वे भी सिकंदर की भांति विश्व विजय कर सकता था। कम से कम इस दिशा में तो कदम बढ़ा ही सकता था। लेकिन उनके जीवन का एकमात्र युद्ध, कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है। इसके अलावे उनके जीवन काल में और किसी भी प्रकार के युद्ध की चर्चा नहीं मिलती है। मित्रों, सम्राट अशोक काफी संयमित था। वो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को काफी दान देता था, हमेशा उनका आदर करता था, उनका सम्मान करता था और उन्हें अपने अपने धर्म के अनुयायियों के उत्थान के लिए कल्याणकारी प्रयास करने के लिए प्रेरित करता था। सम्राट अशोक निर्माण कार्य में भी काफी रुचि रखता था और अपने अधिकारियों को वो खुली छूट देता था। कहते हैं कि प्रतिवेदक नामक अशोक का अधिकारी था, जिसे उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी रहूं, मैं शयन कक्ष में रहूं या भोजन गृह में रहूं, प्रजा से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार के कार्य हेतु आप कभी भी कहीं भी हमसे मिल सकते हैं। ऐसे उदार शासक का एकमात्र उदाहरण प्राचीन भारत में सम्राट अशोक है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया। इसी प्रकार नेपाल में भी उनके द्वारा ललित पतन नामक नगर के निर्माण की जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म के विकास हेतु तृतीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में किया और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र शिष्य बने। और कहते हैं कि इसी तृतीय बौद्ध महासंगीति में बौद्ध धर्म से संबंधित तीसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ अभिधम्म पिटक की रचना हुई और इसी के साथ बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की रचना का कार्य पूरा हुआ। मित्रों, सम्राट अशोक अपने जीवन काल में सदैव ये प्रयास किया कि मानव का हर संभव उत्थान होना चाहिए। सम्राट अशोक ने लगभग 84,000
बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। इसके अलावे भी उनके द्वारा और के निर्माण कार्य की जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक ने बड़े पैमाने पर अधिकारियों की नियुक्ति की, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के माध्यम से जो नियम कानून, जो कायदे कानून की शुरुआत किया था, अशोक ने उसमें इजाफा किया। अशोक ने नगर व्यूहलक, स्त्रीध्यक्ष, महामात्य, धम्म महामात्य, युक्तक, रज्जुक जैसे कई बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की। उन्हें पूरा सम्मान दिया, पूरा अधिकार दिया और सदैव जनता के बीच भ्रमण करने, उनके दुख दर्दों को समझने, उसे दूर करने हेतु प्रेरित किया। सम्राट अशोक ने बड़े पैमाने पर अभिलेख लिखवाए। भारत में उनके कई शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख प्राप्त हुए हैं, जो कई भाषाओं में है, कई लिपियों में है, जैसे ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आरमाइक वगैरह वगैरह। कहते हैं कि वर्तमान अफगानिस्तान तक अशोक का अभिलेख मिला है और इसी से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर पश्चिम में संपूर्ण अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक का जो क्षेत्र था अशोक के साम्राज्य में शामिल था। और इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मित्रों, अशोक ने भी अपने वैदेशिक संबंध काफ़ी मजबूत करने की चेष्टा किया और मिस्र के साथ अशोक ने घनिष्ठ राजनयिक संबंध स्थापित किया। अशोक अपने आप में एक जीता जागता, एक महान और दूरदर्शी शासक का पर्याय है। अशोक के द्वारा किए गए हर क्षेत्रों में कार्य, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो, आर्थिक कार्य हो, नैतिक कार्य हो, अपने आप में वे अद्वितीय है। और लगभग 232 ईसा पूर्व में अशोक का निधन हुआ और अशोक के मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य के पतन के सिलसिला आरंभ हो गए और लगभग 185 ईसा पूर्व आते आते मौर्य साम्राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया। मित्रों, अशोक का जीवनी हम सभी को ये बताने का प्रयास करता है कि आप कितने भी महान क्यों नहीं हो जाएं, आप अपनों से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने लोगों से हमेशा निकट रहने की चेष्टा करें। यह अशोक के कार्यों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अशोक को कुछ विद्वानों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए भी उत्तरदायी ठहराने की चेष्टा किया है। और खास करके अशोक की शांति प्रिय नीति, अशोक का ब्राह्मण विरोधी नीति, अशोक का अत्यधिक दानशीलता की भावना, कुछ लोगों ने कहा है कि ये मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था। लेकिन अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन हेतु भले ही आंशिक रूप से अशोक जिम्मेदार हो, लेकिन पूरी तरह से कदापि उसे जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। तो मित्रों, हमने कम समय में भारत के, विश्व के इतने महान सम्राट अशोक के विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी देने की चेष्टा की। उम्मीद करते हैं कि यह आपके लिए काफ़ी रोचक होगा और अशोक की जो पूरी जीवनी है वो कम शब्दों में आपको समझने में मदद करेगा। और हम आपसे आग्रह करते हैं, इसी प्रकार हम इतिहास, चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्यकाल हो, आधुनिक भारत हो या विश्व इतिहास की कोई भी घटना है, हम संक्षिप्त रूप में आप तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। नमस्कार।